फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा मध्यकाल के बारे में, जिसमें दो युगों का वर्णन था। एक तो भक्तिकाल और दूसरा था रीतिकाल। अब आप लोग सेकेंड ईयर में हैं। अब आपके कोर्स में आधुनिक काव्य, आधुनिक काव्य जो कि आधुनिक काल में लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको काल के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है वो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने सबसे ज़्यादा प्रामाणिक इतिहास लिखा है। और उनका जो इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से ही है। और उसके जो है वो आज भी बहुत ज़्यादा पठनीय है और उसको आज भी बहुत ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। और सभी अन्य बाद में इतिहास लिखने वाले लोगों ने उसकी मदद ली है और उसको सराहा है। तो उन्होंने पंडित रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 4 कालों में बांटा है। पहला काल का नाम उन्होंने दिया था वीर गाथा काल, दूसरे काल का नाम दिया था भक्ति काल, तीसरे काल का नाम दिया था रीति काल और चौथा काल है आधुनिक काल। जो उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया था वो तो आगे चलकर थोड़ा सा विवादास्पद हो गया, क्योंकि उन्होंने वो जो नामकरण किया था वो उस काल में रची गई वीर गाथा की रचनाओं को लेकर के किया गया। बाद में ये पाया गया कि उस काल में वो वाली रचनाएं लिखी ही नहीं गई थी। और साथ ही दूसरी बात ये थी कि उस काल में वीर गाथाओं के अलावा अन्य प्रकार की रचनाएं भी लिखी गई थी। और इससे एक नाम देने से जो है गुणात्मक नाम देने से उस जो अन्य प्रकार की रचनाएं हैं उनकी उपेक्षा हो जा रही थी। इसलिए बाद के कुछ आचार्यों ने उसको अपने अपने ढंग से नए नए नाम दिए। जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको आदिकाल नाम दिया और आज जो है वो आदिकाल नाम ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है, मान्य है। भक्ति काल नाम के विषय में कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, सभी आचार्यों ने इसको माना है। इस काल में निश्चित रूप से भक्ति काल में भक्ति प्रधान रचना ही लिखी गई। और जैसे कि आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा, आपने इसमें कबीर, सूर, तुलसी, मीरा और रीतिकाल के अंतर्गत बिहारी, घनानंद आदि की रचनाएं पढ़ी। तो दोनों कालों के कवियों की रचनाएं आप मध्यकालीन काव्य में पढ़ चुके हैं। आधुनिक काल की अगर हम चर्चा करते हैं तो आधुनिक काल अनेक छोटे छोटे युगों में बटा हुआ है। इसका पहला जो काल है, पहला जो युग है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल जो है अंग्रेजों के आगमन के साथ ही शुरू होता है, क्योंकि उस समय देश में नए शासक आए और उनके साथ नई सभ्यता, नई शिक्षा और नई शासन पद्धति भी आई। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के पहले जो बड़े साहित्यकार हैं जिनके आधार पर इस नाम का नामकरण हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी हैं जिन्होंने न केवल स्वयं प्रचुर मात्रा में लिखा बल्कि अपने युग के जो अन्य साथी लोग थे जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, उन सबको भी उन्होंने जो लिखने के लिए प्रेरित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविताएं, लेख तो लिखे, नाटक लिखे, अनुवाद किया और साथ ही साथ उन्होंने 3 पत्रिकाएं भी निकाली, बाल बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा। उन्होंने अन्य जो अपने समकालीन कवि थे उनको भी जो है पत्र पत्रिकाएं निकालने के लिए प्रेरित किया। और इस तरह से वो युग जो है वो एक तरह से पत्र पत्रिकाओं का युग बन गया। पत्र पत्रिकाओं को निकालने से ये फायदा हुआ कि कविता की जो भाषा अब तक ब्रज चली आ रही थी वो जो है धीरे धीरे उसका स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। क्योंकि पत्र पत्रिकाओं की भाषा जो है वो ब्रज भाषा नहीं हो सकती थी। उन्होंने निबंध शैली में आलेख लिखे जो कि देश को जगाने वाले थे, जैसे भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो खड़ी बोली में इस तरह के जो आलेख है वो उनकी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। और इस युग के पत्रकार इतने ज़्यादा जागरूक थे, इतने ज़्यादा समर्पित भी थे कि वो आम जनता को जाके अपने पत्रों को सुनाते भी थे। उनमें लिखे गए जो लेख हैं, जो नई नई बातें हैं वो सुनाते भी थे। तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका निराकरण करने की अपनी तरह से पूरी कोशिश की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की हम बात करें कविता के क्षेत्र में
तो उस समय की जो कविता थी वो थोड़ी संक्रमण काल की कविता थी। उन्होंने कविता में ब्रज और खड़ी बोली दोनों प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया। कुछ विषय राधा कृष्ण के प्रेम से भी संबंधित थे और उसमें नए विषय भी साथ साथ आए। जैसे उन्होंने जो है कुछ पहेलियाँ भी लिखी, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज, इस तरह की जो है वो पहेलियाँ भी लिखी। तो उनकी कविताओं में ऊपर से देखने पर कभी कभी हमें राजभक्ति दिखाई देती है कि जैसे अंग्रेजों की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको गहराई से पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि राजभक्ति तो सिर्फ एक आवरण है, अंदर से वो कविता जो है राष्ट्र प्रेम से रंगी हुई है। और कवि जो है उसमें लपेटे में, जिससे कि उसकी बात भी, वो अपनी बात भी रख दे और लपेटे में रह करके जो है वो सामाजिक समस्याओं का या भारत प्रेम का प्रदर्शन करता है। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी प्रेम के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है, उनकी ये कविता बहुत प्रसिद्ध है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, पे निज भाषा ज्ञान के मिट नहीं है को शूल। अर्थात अपनी भाषा की उन्नति अगर होती है तो सभी प्रकार की उन्नति होती है, और अगर हम अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाते तो हृदय की जो पीड़ा है वो नहीं मिट पाती। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी भाषा में ही अपने दिल के उद्गारों को जितनी अच्छी प्रकार से व्यक्त कर सकता है, उतनी किसी पराई या सीखी हुई भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता। मातृभाषा वो होती है जिसे हम जन्म के बाद से ही जो है सीखने समझने लगते हैं, उसी को सुनते सुनते वो हमारे अंतर मन में बस जाती है और उसमें हम भावों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मातृभाषा के प्रति भी, हिंदी के प्रति भी जो है लोगों को प्रेरित किया कि वो अंग्रेजी का ज्ञान अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा को जाने बिना उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना कभी भी नहीं आ पाएगी, उनके अंदर एक पीड़ा तो अवश्य बनी रहेगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद जो दूसरा युग शुरू होता है वो होता है द्विवेदी युग, और आपके कोर्स में जो है द्विवेदी युग के कवि ही वर्णित है। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं आपके कोर्स में है। द्विवेदी युग जो नामकरण हुआ है वो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। इस महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उस युग के बहुत बड़े आचार्य थे। यद्यपि उन्होंने बहुत अधिक नहीं लिखा, स्वयं तो नहीं लिखा, लेकिन वो आचार्य के रूप में उनका कोई सानी नहीं है। वो सबसे बड़ा जो योगदान है उनका वो सरस्वती पत्रिका को निकालने का है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका की जब बागडोर संभाली तो सरस्वती पत्रिका जो है एक तरह से उसका जो लोकप्रियता थी वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसमें बड़े बड़े लेखकों के लेख छपते थे, साथ ही नवोदित लेखकों के भी लेख छपते थे। द्विवेदी जी उसको जो है रचनाओं को प्राप्त करके उसमें जो है थोड़ी बहुत काट छाट करके उसमें उनको सुंदर रूप दे करके छाप देते थे। मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, हरिओद आदि की बहुत सारी रचनाएं उसमें छपी, और प्रेमचंद की पहली कहानी भी बड़े घर की बेटी वो भी उसी रचना में, उसी पत्रिका में छपी। उस युग में सरस्वती पत्रिका में छप जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो इस तरह से सरस्वती पत्रिका ने हिंदी के साहित्यकारों को नवोदित हो या प्रतिष्ठित हो एक मंच पर लाने का काम किया। तो इसी मैथिली शरण गुप्त ने भी अपने कृतित्व में सरस्वती पत्रिका के योगदान को स्वीकार किया है। एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि कभी उन्होंने कविता भेजी थी द्विवेदी जी की पत्रिका में छपने के लिए, और द्विवेदी जी ने काट छाट कर उसको जैसा रूप रंग दे दिया तो उससे उन्हें वो बड़ा अभिभूत हुए, और साथ ही प्रेरणा भी मिली, मार्गदर्शन भी मिला उन्हें कि कविता ऐसे लिखी जानी चाहिए। तो इस तरह से अगर जो है द्विवेदी जी काट छाट करके सुधार ना करते या उनकी रचना को ऐसे ही वापस भेज देते, उसको अयोग्य घोषित करके भेज देते, तो शायद मैथिली शरण गुप्त को हम उस प्रकार से न देखते। तो द्विवेदी जी ने कुंभकार की तरह से लेखकों को, जैसे कुंभकार जो है घड़ों को संवारता है अंदर से, उसी प्रकार से द्विवेदी जी ने जो है जो लेखकों को है सजाया संवारा और उनको जो है एक तरह से लिखने की कला सिखाई।
तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त को हम राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। उन्होंने जो है विपुल मात्रा में साहित्य की रचना की, महाकाव्य भी लिखे, खंड काव्य भी लिखे, चंपू काव्य भी लिखे और फुटकर कविताएं भी लिखी। एक और उन्होंने देश प्रेम से जुड़ा हुआ भारत भारती लिखी, जो कि उपदेशात्मक है। क्षत्रियो सुनो अब तो को यश की कालिमा को मेट दो, निर्देश को तन मन तथा जीवन सहित धन भेंट दो। इस प्रकार की उपदेशात्मक भाषा में, उद्बोधनात्मक भाषा में उन्होंने लिखा भारत भारती। और भारत भारती के छंदों का उस युग के जो साहित्यकार, उस युग के जो नेता थे या जो भी नेतृत्व कर रहे थे देश का, वो जो इनकी पंक्तियों को अपने भाषणों में प्रयोग किया करते थे। इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि उस युग के जो नेता थे वो भी साहित्य प्रेमी थे और आज की राजनीति से काफ़ी अलग थे। तो उन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने इस रचना में, इस पुस्तक में विद्यार्थी, शिक्षक, नेता आदि सभी वर्गों को कुछ न कुछ उपदेश, संदेश, उद्बोधन आदि दिए हैं कि सबका अपना अपना ये दायित्व है, सब अपने अपने दायित्व को पूरा करें और देश प्रेम का जो, देश हित का जो यज्ञ है उसमें अपनी अपनी आहुति डालें। खंड काव्य भी उन्होंने लिखे, यशोधरा और विष्णु प्रिया उनके बहुत प्रसिद्ध खंड काव्य है। यशोधरा जो है गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के ऊपर आधारित है और उसका एक गीत बहुत अधिक जो है लोकप्रिय है, बड़ा मार्मिक है। सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वो अपनी पथबाधा ही पाते। तो जैसे कि ऐतिहासिक संदर्भ है कि गौतम बुद्ध जो है उनको, सिद्धार्थ उनको जो है सोते हुए में छोड़कर चले गए थे। यहाँ पर यशोधरा जब वो जागती है तो वो कहती है कि सखी वो मुझसे एक बार बता कर जाते, यदि वो बताकर जाते तो क्या मैं उनके मार्ग में बाधा ही बनती कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में हम ही भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते। कि हम जो है कायर तो नहीं है, हम भी छत्राणियाँ हैं और अपने पति को युद्ध भूमि के लिए जब भेजती हैं तो स्वयं उन्हें अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करती हैं और युद्ध भूमि के लिए भेज देती हैं। तो क्या यदि वो मुझे बताकर जाते तो क्या मैं उनको, क्या वो मुझे अपने रास्ते की बाधा ही पाते। संभव था कि मैं उनके जो मार्ग में बाधा नहीं बनती और उनके खुशी खुशी उनको अपने हाथों से विदा करती। ये कसक जो है यशोधरा के मन में रह जाती है। यशोधरा से जुड़ी हुई अन्य उसकी मनोव्यथा को व्यक्त करती हुई अन्य जो गीत हैं वो भी यशोधरा नामक खंड काव्य में है। तो विष्णु प्रिया भी उनका एक खंड काव्य है। इस प्रकार साहित्य की जो उपेक्षित नारियां रही हैं उनको आधार बना करके उनके मनोभावों को व्यक्त करते हुए मैथिली शरण गुप्त ने अनेक खंड काव्यों की रचना की है। यहाँ तक कि साकेत जो कि एक महाकाव्य है और उसमें जो है ज़्यादातर राम की कथा को ही वर्णित किया गया है और राम की कथा को लेकर लिखे गए काव्यों में अधिकतर जो है राम नायक होते हैं और सीता नायिका होती है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने इस महाकाव्य की नायिका जो है वो उर्मिला को बनाया है। उर्मिला से ही जो है इस महाकाव्य की शुरुआत होती है और नवम सर्ग में केवल उर्मिला के ही विरह वर्णन को व्यक्त किया गया है। कवि ये बताना चाहता है कि उर्मिला का जो त्याग था वो किसी भी प्रकार से कम नहीं था। उसने जो है बिना किसी जो है वरदान के ही, और जबकि उसके पति को वन जाने के लिए कोई बाध्यता नहीं थी, फिर भी उसने अपने पति को वन में जाने दिया। उसका विरह जो है किसी भी प्रकार से, उसका जो त्याग समर्पण है वो किसी भी प्रकार से कम नहीं था। लेकिन जो है तुलसीदास या अन्य साहित्यकारों ने उर्मिला का केवल नाम ही गिना दिया, उसके त्याग को, तपस्या को कोई महत्व नहीं दिया। तो मैथिली शरण गुप्त ने उसके मनोभावों को व्यक्त करके उसके त्याग और तपस्या को विस्तार पूर्वक सामने ला करके एक तरह से साहित्य की जो उपेक्षित नारियां हैं उनको जो है महत्व को प्रतिष्ठित किया है। इसमें साकेत में जो कैकेयी के अनुताप का भी वर्णन है कि वो वरदान, और वो बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से किया गया है कि किन परिस्थितियों में वो वरदान मांगती है और कैसे जो है बाद में उसे अपनी भूल पर प्रायश्चित होता है।
ये इसमें जो है सरस्वती उसकी बुद्धि पर बैठ जाते हैं, इस तरह की बातों का वर्णन जो है नहीं किया है मैथिली शरण गुप्त ने, बल्कि आज के हिसाब से मनोविज्ञान को उन्होंने सामने रखकर मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्होंने जो है कैकेयी के चरित्र को चित्रित किया है। कैकेयी जब जो है रामचंद्र जी से वनवास में मिलने जाती है, वहाँ भी उसकी मन स्थिति को, उसके संकोच को जो है लेखक ने बखूबी वर्णित किया है। तो इस तरह से जो है मैथिली शरण गुप्त ने केवल नकल नहीं की है या राम कथा को दोहराया भर नहीं है, बल्कि अपने ढंग से नए युग के हिसाब से उन्होंने वर्णन किया है, जो कि बहुत ज़्यादा मनोरम लगता है। और उनकी मौलिकता भी इसी बात में सामने आती है, क्योंकि पिसे हुए को पीसने से, पिष्ट पेशन से क्या लाभ था। मैथिली शरण गुप्त ने पिष्ट पेशन ना करके नए ढंग से, पात्र वही है लेकिन उनके चरित्र की व्याख्या बिल्कुल नए ढंग से की है। तो कल हम आपसे जो है वो दूसरे कवि के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।